नमस्कार, हमारे चैनल ज़ीरो आवर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण, जो क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान की किताब से दिया गया है। आज हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं और ये प्रश्न यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड आदि सभी में बहुत ही यूज़फुल हैं। इसके साथ-साथ ही यूपीएससी, यूपीपीसीएस आदि अन्य सिविल सर्विस में इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। जीवमंडल की उपयुक्त परिभाषा है। जीवमंडल की उपयुक्त परिभाषा है पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। जीवमंडल बायोस्फीयर को कहते हैं और बायोस्फीयर एक पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर जहाँ भी जीवन पाया जाता है उसी क्षेत्र को बायोम कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। यह जीवन पृथ्वी के अंदर भी हो सकता है और पृथ्वी के वातावरण में भी हो सकता है। अतः पृथ्वी और उसके आसपास का क्षेत्र या वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं उसे बायोस्फीयर या जीवमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पर आहार श्रृंखला अर्थात फूड चेन की बात की गई है। फूड चेन एक ऐसी चेन होती है या ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कई जीव एक दूसरे से भोजन के माध्यम से संबंधित रहते हैं। अर्थात एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसे भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही है, घास, बकरी और मानव। यहाँ घास उत्पादक के रूप में है, यह प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में घास, ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है। इस तरह घास, बकरी और मानव तीनों एक दूसरे से भोजन के माध्यम से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसे ही फूड चेन या आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र या इकोसिस्टम में शैवाल होते हैं। तो शैवाल उत्पादक होते हैं। शैवाल एल्गी होते हैं। ये प्लांट ग्रुप है एक एल्गी, इन्हें शैवाल कहते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब हम पारितंत्र देख लेते हैं। पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम या इसे पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जीव और अजीव, जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों रहते हैं और दोनों एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं। जैसे जीव अजैविक घटक जैसे वायु, प्रकाश आदि से संबंधित होते हैं, इन दोनों में इंटरेक्शन होता है, तो इसे ही पारितंत्र कहते हैं। यह एक विशेष ज्योग्राफिकल एरिया अर्थात भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोष स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो आहार श्रृंखला हमने देखी, उसमें तीसरे पोष स्तर पर मांसाहारी प्राणी होते हैं। यहाँ हम इसे इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये खाद्य श्रृंखला का चित्र है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर पर जिसे T1 कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1 या पोष स्तर 1, इसमें T1 स्तर पर उत्पादक होते हैं और ये उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स ही प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें दूसरा स्तर T2 कहलाता है, ट्रॉफिक लेवल 2। इसमें शाकाहारी जीव होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, इन्हें हर्बीवोर्स भी कहते हैं। शाकाहारी जीवों को जो अन्य जीव खाते हैं उन्हें मांसाहारी या कार्निवोर्स कहते हैं और ये ट्रॉफिक लेवल 3 पर होते हैं। और सबसे ऊंचे स्तर पर चतुर्थ पोषण स्तर अर्थात T4 पर सर्वाहारी होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खाते हैं, अतः इन्हें सर्वाहारी कहते हैं, सर्वभक्षी कहते हैं। ये T4 स्तर पर होते हैं। तो ये हमने ट्रॉफिक लेवल देखे, पोषी स्तर। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं पोषी स्तर की। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इनमें से प्रत्येक कड़ी पोषी स्तर या की ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। अर्थात जो आहार श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, उसमें जिस स्तर पर जो भी जीव हैं उन जीवों को ही पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च पोषण स्तर में अजैव अपघटनीय पीड़कनाशकों की क्रमशः बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? तो ये मात्रा जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाती है। जैव आवर्धन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी रसायन की मात्रा प्रत्येक पोषी स्तर अर्थात ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ती जाती है। तो ऐसी घटना को जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे यहाँ हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जब हम डीडीटी को कीटनाशक के रूप में फसलों में डालते हैं तो यह पानी में घुल जाती है और पानी में इसकी मात्रा जब हम देखते हैं तो 0.03 ppb है, पार्ट्स पर बिलियन है।
जल में पादप पलवक रहते हैं। पादप पलवक ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। जब पादप पलवक जल को ग्रहण करते हैं तो इनमें डीडीटी की मात्रा 0.04 हो जाती है, अर्थात यहाँ इसमें बढ़ोतरी होती है। फिर जंतु पलवक होते हैं जो जो तैरने वाले पौधों को खाते हैं, और ये एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, ये भी पानी में तैरते रहते हैं। तो पानी में तैरने वाले जंतुओं को जंतु पलवक कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डीडीटी की मात्रा 0.05 ppm हो जाती है, अर्थात यहाँ बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंतु पलवकों को मछली खाती है। मछली में यह मात्रा और बढ़ जाती है, 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो जाती है। और पक्षियों में यह और भी मात्रा बढ़ जाती है, 25 ppm हो जाती है। तो इस घटना को ही जैव आवर्धन अर्थात बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? तो ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs के द्वारा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं जो ओजोन की परत से क्रिया करके ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है, और इससे ओजोन परत का क्षरण हो जाता है। यहाँ हमें यह देखने की जरूरत है कि पृथ्वी के चारों ओर एक सतह होती है, इसे हम स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन की परत होती है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, यह पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचे ऊंची होती है। यहीं पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है, और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, यूवी रेज को रोकती है। तो ओजोन परत का ये लाभ है, लेकिन CFC के कारण ओजोन परत पतली होती जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से पर्यावरण मैत्री व्यवहार कहलाते हैं? अर्थात इको फ्रेंडली बिहेवियर जो है उसकी बात की गई है। इको फ्रेंडली बिहेवियर कौन कौन से हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि इको फ्रेंडली बिहेवियर ये सारे ही हैं इसमें। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, इससे हमें पॉलीथीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा मटेरियल होता है जो लगभग 100 या 200 वर्षों तक डिकम्पोज नहीं होता है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइट, बल्ब और पंखों के स्विच बंद करना। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। तो वाहन यूज नहीं होंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वाहनों में फॉसिल फ्यूल अर्थात पेट्रोल डीजल का यूज होता है, जिनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इसमें इसका आंसर डी आ जाएगा। उपयुक्त सभी इको फ्रेंडली बिहेवियर है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है। फूड चेन हमने देखी, ये घास, बकरी और मनुष्य ये सब एक फूड चेन का निर्माण करते हैं। ये हमेशा उत्पादकों से प्रारंभ होती है। यहाँ पर उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इन्हें प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर भोजन या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिस पर पूरी खाद्य श्रृंखला के जीव डिपेंड करते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादकों से प्रारंभ होती है, प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर में पेड़ पौधे आते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। जो खाद्य श्रृंखला हमारी होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, अर्थात ऊर्जा एक दिशा से ही एक दिशा में ही बहती है। घास से ऊर्जा बकरी में जाएगी भोजन के रूप में, और बकरी से ऊर्जा मनुष्य में जाएगी। तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखलाओं से हमें पारितंत्र के जैविक घटकों की जानकारी प्राप्त होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 ही पोषी स्तर हो सकते हैं। सामान्यतः जीवों की संख्या उच्च पोषी स्तरों में कम होती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो वातावरण और जीवधारियों के जो परस्पर संबंध हैं उनसे जीवोम या बायोम और पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय, इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इनमें पारिस्थितिक तंत्र आंसर सही है। इकोसिस्टम, क्योंकि वातावरण अजैव कारक है और जीवधारी जैव कारक हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल प्लेस पर यह घटना होती है, तो इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक पारितंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम है, तो वन है। हम इकोसिस्टम को देखते हैं। इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल इकोसिस्टम और कृत्रिम इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। प्राकृतिक इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम में वन आते हैं, झीलें हैं, ये नदियां हैं, नहरें हैं, ये सब प्राकृतिक इकोसिस्टम में आते हैं। जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में खेत जो मानव द्वारा निर्मित हैं, या जल जीवशाला है, एक्वेरियम है, या गमले हैं,
ये सब कृत्रिम पारितंत्र में आते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही है 1। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs का प्रयोग कहाँ होता है? तो यह रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है और कुशन या गद्देदार फॉर्म में बायोएनर्जी लाने के लिए होता है। अतः इसका आंसर डी सही है, इन सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। और हमने देखा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल की जो हमारी ओजोन परत होती है उसे नुकसान पहुंचाती है और उसका क्षरण करती है। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। उत्पादक प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर हमने देखा कि हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल होती हैं। उत्पादक ऐसे पेड़ पौधे हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ हम नील हरित शैवाल को देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हें कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को सोख कर उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट आयनों में यौगिकों में बदल देती है, जिससे पेड़ पौधों की नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। इस क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जाता है। एक स्वपोषी होते हैं, इन्हें अंग्रेजी में ऑटोट्रोफिक कहते हैं, और दूसरे होते हैं विषमपोषी जिन्हें हेटरोट्रोफिक कहते हैं। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ऐसे जीव पेड़ पौधे ही होते हैं। और विषमपोषी ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए से इन्हें विषमपोषी या हेटरोट्रोफिक कहते हैं। तो यहाँ पर मनी प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सकता है, इसलिए यह विषमपोषी नहीं है, स्वपोषी है। जबकि फफूंदी एक फंगस है या कवक है। फीताकृमि एक पैरासाइट है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और यीस्ट भी एक कवक है। तो ये सब कवकों में भी क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसलिए विषमपोषी होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य से ही पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस प्रकाश ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा अर्थात भोजन की ऊर्जा में बदल देते हैं। इसलिए पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सन अर्थात सूरज होता है, सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव घटकों का उदाहरण है। तो जैसे हमने देखा कि पारितंत्र में दो घटक थे, अजैव और जैविक घटक। अजैव घटक जैविक घटकों में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आते हैं, जबकि अजैव घटकों में वायु, मृदा, वर्षा, जल, प्रकाश, खनिज पदार्थ आदि ये सभी चीजें आती हैं, इसलिए इसका उत्तर उपरोक्त सभी है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ग्रीन हाउस गैस इन सभी के द्वारा प्रदर्शित होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इन सभी के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। हम देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें पृथ्वी का वातावरण औसत रूप से अधिक गर्म होता है, और इस वातावरण के गर्म होने का कारण कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, GHG जिन्हें बोलते हैं। जब ये गैसें कुछ मात्रा में वायुमंडल में फैलती हैं, तो ये सूर्य की किरणों को वातावरण में पृथ्वी के आने तो देती हैं, लेकिन उस गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती। तो वह गर्मी पृथ्वी के वातावरण में ही रह जाती है और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कर देती है। जापान के क्योटो शहर में एक मीटिंग हुई थी जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल में 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में मान्यता दी गई थी। GHG 6 गैसें थी इसमें मीथेन, CO2, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, घास, टिड्डे, मेंढक, सांप और मोर से बनी एक खाद्य श्रृंखला में खतरनाक रासायनिक DDT का सर्वोच्च सांद्रण होगा। तो हम देखते हैं कि घास किसी भी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डों को सांप खाएगा और सांप को मोर खाएगा। तो घास में अगर हम DDT डालेंगे तो DDT की मात्रा प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली जो पोषण स्तर T4 लास्ट में है, उस पोषण स्तर में DDT का सर्वोच्च सांद्रण होगा, क्योंकि ये घटना जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाती है, जिसे हमने पीछे डिस्कस किया था।
अगला प्रश्न है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक लिंडमान। इन्होंने 10% का नियम दिया था। 10% का नियम यह कहता है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर जो उपलब्ध भोजन होता है, उस पोषी स्तर को द्वारा उस भोजन का 90% स्वयं अपनी जैविक क्रियाओं में ग्रहण कर लिया जाता है। तो उस आहार श्रृंखला में जो 10% बचता है, वो ही अगले जीव को मिलता है। तो इसे ही हम 10% का नियम भी कहते हैं। तो 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। अतः इसका आंसर बी सही है, 10%। अगला प्रश्न है, यदि उत्पादक घास में संचित खाद्य ऊर्जा एक 10,000 किलो कैलोरी है, तो निम्न खाद्य श्रृंखला में बाज को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो ये एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे 10% का नियम लगाएंगे। उत्पादक घास है, घास में 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। तो यहाँ पर टिड्डे को इसकी 10,000 किलो कैलोरी की केवल 10% ऊर्जा प्राप्त होगी। तो अगर हम 10% ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1,000 किलो कैलोरी अब टिड्डे के पास जाएगी। 1,000 का 10% 100% हो जाएगा। 100 किलो कैलोरी हो जाएगा, सॉरी 100 किलो कैलोरी मेंढक को मिलेगी। 100 का 10% सांप को मिलेगी, अर्थात 10 किलो कैलोरी सांप को मिलेगी। और 10 किलो कैलोरी का 10% या अर्थात 1% बाज को प्राप्त होगी। तो इसलिए इसका डी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि ये उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर्स पर सीधे निर्भर होते हैं। ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी या कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। तीसरे स्तर पर जो होते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ये हमने पहले भी देखा, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों ओर स्ट्रेटोस्फीयर में पृथ्वी से लगभग 25 से 35 किलोमीटर के बीच में एक परत पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य की घातक जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उन्हें पृथ्वी के वातावरण में आने से रोकती है और पृथ्वी पर जीवों को यूवी रेज के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? तो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, तो हमने देखा कि हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये उत्पादक होते हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधे CO2 जल लेते हैं और सन की उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल होता है, C6H12O6 बनता है, कुछ मात्रा जल की बनती है और सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन गैस बनती है, जो पृथ्वी पर लाइफ एयर भी कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ हैं? तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ओजोन परत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होती है, यह ओजोन के हजारों अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होती है, इसलिए यह ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी से सभी हरे पौधे विलोपित हो जाएं तो सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हरे पौधे ही प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, यही भोजन का निर्माण करते हैं। अतः इनके बनाए भोजन पर सभी जीव जंतु निर्भर करते हैं। अगर पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, तो सभी प्राणियों की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादक को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? तो उत्पादक जो हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को सूर्य की ऊर्जा, मृदा से पानी CO2 और CO2, पानी H2O और उपरोक्त सभी, इन सभी की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक भी करिए। धन्यवाद।